ज़ैनब में सब कुछ था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अक्लमंद और सुघड़ भी थी। और सबसे बढ़कर वो बाइखलाक थी। वालिदैन का दिल से एहतराम करती थी, लिहाजा वालिद ने जहाँ कहा उसने चुपचाप शादी कर ली। मगर जवाद उसका खाविंद अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहता था। चुनांचे घर शुरू ही से घर ना बन सका। वो दोनों इकट्ठे रहते रहे मगर रेल के ट्रैक बने रहे। दोनों साथ साथ भी थे और अलग अलग भी। इस दूरी नज़दीकी में 5 साल ज़ाया हो गए। इस दौरान बेटी भी पैदा हो गई। घर में फड्डे शुरू दिन से ही थे। वक्त के साथ ये बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि ज़ैनब अपने वालिदैन के घर आ गई। खानदान के बुजुर्गों ने मामला सुलझाने की कोशिश की लेकिन मामला सुलझ ना सका और यूं तलाक हो गई। ज़ैनब का ख्याल था तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ये नौकरी करेगी और अपनी बेटी पर तवज्जो देगी। मगर मालूम हुआ असल मसाइल तो तलाक के बाद होते हैं। ज़ैनब के कोर्ट कचहरियों में चक्कर शुरू हुए और उसकी बाकी ज़िंदगी वहीं खर्च हो गई। मुकदमे जब ख़त्म हुए तो बेटी एमए में थी और इसके वालिद की वाहिद जायदाद अदालती मुकदमों में खर्च हो चुकी थी। ज़ैनब के साथ उन 16 बरसों में क्या हुआ ये मुझे उसने चंद दिन कबल लिख कर भिजवा दिया। उसका कहना था चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अदलिया का किबला ठीक कर रहे हैं। उन्होंने 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस भी खोल लिया है। अदालत अब 44 साल बाद भुट्टो की रूह से माफ़ी मांगेगी। प्लीज़ आप उन्हें तलाक याफ्ता या खुला पाने वाली औरतों के कानूनी मसाइल भी बताएं। उन्हें बताएं मेरी जैसी ना जाने कितनी औरतें अदालती चक्की में पिस कर भुट्टो बन चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने उनके लिए अदालत या कानून का अमल आसान नहीं बनाया। हम भी भुट्टो की तरह मरने के बाद जिंदा हैं और रोज़ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में हमारी नाशें दफन की जाती हैं। खुदारा हमारी बात भी सुन लें। मैंने ज़ैनब से पूछा आपके मसाइल क्या हैं। उसका जवाब था औरत को तलाक तक पहुंचने के लिए तवील जंग लड़नी पड़ती है। ये बरसों ससुराल में नफरत, हकारत और मारपीट का निशाना बनती है। इस पर बदसूरती, बदचलनी, बदइखलाकी और फोड़पन के सैकड़ों इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उसके बच्चों तक को बच्चे नहीं माना जाता। औरतें बहरहाल रो धो कर इन मसाइल से भी निकल जाती हैं और ये तलाक के बाद ये समझ लेती हैं कि हमारी ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी। मगर तलाक के बाद पता चलता है असल अजाब तो अब आए हैं, असल जंग तो अब शुरू हुई है। ये अगर तलाक के बाद अपने ख़ानदान या उसके ख़ानदान के बाकी जुल्म भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाएं तो शायद इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। लेकिन अगर ये अपना जहेज़ और बच्चों का हक मांग लें तो आप यूँ समझ लें ये तेज़ाब के दरिया से निकल कर जहन्नुम में गिर जाती हैं। उनकी रही सही ज़िंदगी भी दुख की दास्तान बन जाती है। ज़ैनब का कहना था मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, बहन भाई अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। मेरे पास खुद अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ नहीं था। चुनांचे मैंने बेटी के नान नुफ़के और अपने जहेज़ और ज़ेवरात की वापसी का मुतालबा कर दिया। मेरा साबिक ससुराल मुझे अदालत ले गया और मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई। मेरा सामना सबसे पहले गंदी नज़रों और फैश इशारों से हुआ। वकील से लेकर जज तक मुझे ईजी टारगेट समझते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी मैं इन्हें अकेले में मिलूं और ये पूरी फुर्सत में मुझे कानून की बारीकियां समझाएं। ये मुझे बार बार चक्कर लगवाते थे। मैं सुबह 8 बजे कचहरी जाती थी और अदालत बंद होने तक बरामदों में जलील होती थी। मुझे अपने वकील को अदालत तक लाने के लिए भी ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। मेरा वकील आ जाता था तो दूसरा वकील गैर हाजिर हो जाता था और यूं तारीख पर तारीख पड़ती चली गई। मुझे अदालत में अपने जहेज की रसीदें भी जमा करानी पड़ी। उसके बगैर केस नहीं हो सकता था और दुनिया का कौन सा वालिद या भाई होगा जो शादी से पहले ये सोचकर जहेज खरीदेगा कि उसकी बहन या बेटी को तलाक होगी। लिहाजा वो एक एक चीज़ की रसीद ले और उसे अपने पास महफूज भी रख ले। चुनांचे मुझे अपनी एक एक चीज़ याद भी करनी पड़ी और दुकानदारों से मिन्नत करके उसकी रसीद भी लेनी पड़ी।